स्टार्ट कर रहे करते। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का। और मॉडर्न हिस्ट्री में जैसा कि आपको पता है डेली एक क्लास आपको मिल रही है और लगभग समाप्ति की हो रही है हमारा टॉपिक। प्लेलिस्ट में जाके आप पुराने टॉपिक्स को देख सकते हैं, शुरू से देख सकते हैं, बिल्कुल आराम से और इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे से टॉपिक पढ़ाए गए हैं और जो भी सख्त समस्या यदि आपको कोई लगती है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य हमें इतला करें या बताएं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत के जाने माने या देशभक्तों का देशभक्त जिनको कहा गया सुभाष चंद्र बोस जी का टॉपिक है। उनके विषय में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं अलग अलग एग्जाम्स में। पीसीएस समीक्षा अधिकारी या कोई भी वनडे एग्जाम को आप देखेंगे उठा के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स लगाएंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे तो सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन से संबंधित जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत की आजादी के लिए समर्पित कर दिया, सुभाष चंद्र बोस जी ने इवन भारत में ही नहीं, भारत के बाहर से भी उन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए जो भी कार्य कर सकते थे, जो भी सेना बना सकते थे, जो भी संगठन बना सकते थे, अपने दम पे, अपनी ताकत पर, अपनी शख्सियत पे जो खड़ा कर सकते थे, वो काम उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था भारत को आजाद कराने के लिए, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। सुभाष चंद्र बोस जी के विषय में हम बात करेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ से कवर करने होते हैं हमको, लेकिन टॉपिक पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, भारत के बारे में पढ़िए, लेकिन उसके अलावा आप ये भी जानकारी लीजिए कि भारत को आजाद कराने में हमारे क्रांतिकारियों का, जाने माने नेताओं का कहाँ कहाँ योगदान रहा भारत के बाहर भी, ये आपको जानना चाहिए। भारत के एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया यदि आप पढ़ भी रहे या जो भी नए भी इंटरेस्टेड रखते हैं तो उनको भी जानकारी रखनी चाहिए भारत के विषय में, भारत के क्रांतिकारियों के विषय में, महान क्रांतिकारियों के विषय में। तो महान लोगों में से एक सुभाष चंद्र जी बोस के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, इनका जन्म उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था, जो कि महानदी के तट पर स्थित है। काफी प्रसिद्ध शहर है उड़ीसा का कटक, जहां पर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान भी सरकार ने स्थापित करके रखा हुआ है ना। क्या है? रिसर्च सेंटर है राइस का, वहां पर चावल के ऊपर खोज होती है, वो एक अलग विषय है। इसके इतर हम इधर आते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी का वहां पे जन्म हुआ, लालन पालन हुआ, पढ़े लिखे, उसके बाद उन्होंने पढ़ाई लिखाई करके अपना जो जीवन था ज्यादातर व्यतीत किया उन्होंने भारत में रहते हुए बंगाल के अंदर, और बंगाल की राजधानी है इस समय कलकत्ता में। तो कलकत्ता में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और भी बंगाल के अनेक शहरों में जीवन व्यतीत किया, ठीक है। चूंकि जाने माने शख्सियत थे, ब्रिटिश सरकार यदि सबसे ज्यादा घबराती थी तो वो किससे? सुभाष चंद्र बोस जी से, कंपेयर टू अदर, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, या और भी नाम मैं ले दूं आपको, बहुत सारे फहरिस्त है क्रांतिकारियों की और नेताओं की। तो उन्होंने सबसे ज्यादा घबराए हुए थे सुभाष चंद्र बोस जी की शख्सियत थे, ठीक है। तो इनके विषय में इस टॉपिक में आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले उनकी यात्रा मैं आपको बताता हूं, आप नोट करते चलेंगे बहुत अच्छे से। तो देखिए, सबसे पहले मैं उनका एक आपको इस तरीके से बता दे रहा हूं, इस टॉपिक में है ना, हिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन आप ऐसे समझो आराम से। एक शहर आपने सुना होगा, शहर का नाम है आपका कलकत्ता, ठीक है। शहर कौन सा है भाई साहब? कलकत्ता है, और इस समय कलकत्ता है बंगाल की राजधानी, ठीक है। तो 17 जनवरी वो तारीख थी और वर्ष थी 1941। वर्ष में बोलता जा रहा हूं, बोर्ड से भी दिख जाएगी हालांकि आपको। 17 जनवरी 1941 को कलकत्ता से भेष बदल करके या नाम बदल करके सुभाष चंद्र बोस जी ब्रिटिश सरकार से बचते हुए फरार हो जाते हैं। क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेजों की सेना ने उनको नजरबंद कर दिया था, जिसे आज की भाषा में अंडरग्राउंड कहते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा डरी हुई थी सुभाष चंद्र बोस से पुलिस, ब्रिटिश पुलिस डरी हुई थी, अंग्रेजों की पुलिस सबसे ज्यादा डरी हुई थी, है ना। तो कलकत्ता में पकड़ करके उनको नजरबंद करके रखा हुआ था कि ये व्यक्ति कहीं भी जाना नहीं चाहिए। 24 घंटे पुलिस वाले पहरा देते थे भैया, अलग अलग शिफ्ट में, रात हो, दिन हो, दोपहर हो, शाम हो, सुबह हो, कभी भी हो। तो चूंकि सुभाष चंद्र बोस को भैया भारत के लिए काम करना था, है ना, अपने खून का एक एक कण देना था भारत की आजादी के लिए, भारत को आजाद कराना था, है ना। उस मिशन तक उनको जाना था कि भारत को अंग्रेजों से किस तरीके से आजाद कराए। तो उन्होंने वेश बदला, नाम भी बदला, वेश और नाम बदल करके भारत को छोड़ा। तो भारत को जब छोड़ा तो यहां से मैं आपको बता रहा हूं, कलकत्ता थे, अंतिम समय में कलकत्ता में बंद करके रखा था। डेट है 17 जनवरी 1941 को। तो यहां से वो फरार होते हैं, वो भागते हैं, यहां से जा करके पेशावर पहुंचते हैं। कहां पे पहुंचते हैं? पेशावर, ठीक है। पेशावर के बाद वो आगे बढ़ते हैं। पेशावर इस समय है वर्तमान में पाकिस्तान में, ठीक है। ये यात्रा रही उनका, ये ट्रैक रहा उनका, रूट रहा। ये रूट यूपीएससी लेवल तक पूछा गया कई बार, बहुत सारे शहर पूछे गए।
सुभाष चंद्र बोस जब भारत को छोड़ करके गए थे कौन कौन से शहरों से गए थे, है ना। तो सबसे पहले कहाँ पे, कलकत्ता, और कलकत्ता से पेशावर पहुंचते हैं जो कि इस समय पाकिस्तान में, पेशावर से वो पहुंचते हैं नेक्स्ट काबुल में, काबुल में पहुंचते हैं, ठीक है। और काबुल से जो अगला डेस्टिनेशन उनका रहता है, किनका रहता है, सुभाष चंद्र बोस जी का। अब कौन से नाम से जाते हैं वो, नाम में यहाँ पे साथ साथ आपको बताता चलता हूँ, क्योंकि भाई सुभाष चंद्र बोस जी का नाम तो बहुत प्रसिद्ध था, प्रचलित था, उस नाम से जा ही नहीं सकते थे। तो नाम उन्होंने जो इस्तेमाल किया वो जियाउद्दीन नाम इस्तेमाल किया। कौन सा नाम इस्तेमाल किया, भारत को छोड़ने के लिए जियाउद्दीन, ये नाम लिख लेना, सुभाष चंद्र बोस जी ने ये नाम इस्तेमाल किया, ठीक है। यदि नाम नहीं बदलते तो बहुत समस्या होती। जैसे ही उन्होंने कलकत्ता को छोड़ा था तो बड़े बड़े पोस्टर्स लगवा दिए थे, ब्रिटिश सरकार घबरा गई थी। कुछ घंटे के बाद उनको पता चला था कि सुभाष चंद्र बोस है ही नहीं इस कमरे में, है ना। तो बड़े बड़े पोस्टर्स आसपास के इलाकों में, इवन बंगाल और बंगाल से लगी हुई सीमा या जो भी आज पाकिस्तान के इलाके हैं उन्होंने सभी में पोस्टर्स पहुंचा दिए थे कि इस व्यक्ति को भाई पता लगे तो बताओ, जैसे आजकल पुलिस चिपकाती है ना। तो जियाउद्दीन के नाम से वो कलकत्ता से पेशावर और पेशावर से काबुल पहुंचते हैं, ठीक है। अब काबुल से कहाँ पे जाते हैं, अब काबुल आ गए, काबुल से क्या लेना होता है, उन्हें फ्लाइट लेनी होती है। अलग अलग एम्बेसी में वो जाते हैं, दूतावासों में जाते हैं स्थानीय लोगों की मदद लेकर के वहां पर, क्योंकि स्थानीय लोग तो उस समय के लोग जानते थे उनको, है ना। कहीं कहीं वो अपने वेश को चेंज करके बहुत सारे लोगों को रूबरू मिलते थे तो वो पहचानते थे, इसलिए उनकी मदद की गई वहां पर, है ना। तो काबुल से वो जो जाते हैं वो किसके, कौन से देश के लिए जाते हैं, वो रूस के लिए जाते हैं, ठीक है। रूस के लिए पहुंचते हैं काबुल से, कौन से कंट्री में आ गए अब, रूस। अब ये क्यों जा रहे हैं इतने देशों में, ये भारत को आजाद कराने के लिए यात्रा हो रही थी कि कौन से देश में जाएंगे, कौन से देश से मदद लेंगे और वहां पे जो भी काम होगा वो करेंगे भारत की आजादी के लिए, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी तो रूस पहुंच जाते हैं। अब रूस यहां से जो पहुंचते हैं, पहला नाम तो ये इस्तेमाल किया इन्होंने, दूसरा नाम मैं बता देता हूं, जो पासपोर्ट बनवाया, ये नोट करते चलना, पासपोर्ट का नाम बता देता हूं अब मैं। भाई यहां तक तो पासपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं लगी, यहां से कलकत्ता से पेशावर और पेशावर से काबुल, सीमा एक दूसरे की बदलती हैं और सीमा आपस में लगी हुई है, तो यहां तक पहुंच गए हैं आसानी से, जैसे भी पहुंचना था गाड़ियों से, ठीक है, बदल बदल के। तो पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं थी, इस नाम से काम चल गया उनका। यहाँ पुलिस के नाके पड़ते थे, ब्रिटिश सरकार के नाके पड़ते थे, अंग्रेज पुलिस रहती थी, वहां वहां वो अपने ड्राइवर से या अपना जो भी जिस गाड़ी से गए थे, तो इस नाम के साथ उन्होंने संबोधन किया कि भाई जियाउद्दीन साहब हैं जी हमारे, है ना, कुछ काम से उधर जा रहे हैं, उन देशों में जा रहे हैं। अब जहां पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ी तो पासपोर्ट तो बनवाना पड़ेगा, पासपोर्ट इन द सेंस ऑफ आपको विदेश यात्रा करनी है तो पासपोर्ट बनवाना है। तो पासपोर्ट का जो नाम था, ये पूछा गया कई एग्जाम्स में, याद रखना, ऑरलैंडो के नाम से पासपोर्ट बनवाया था इन्होंने। ऑरलैंडो मोशट्टा करके नाम था पूरा, लेकिन ऑरलैंडो नाम ही बहुत फेमस है इनका, है ना। ये कई एग्जाम्स में पूछ लिया है पीसीएस लेवल तक के, कि जिस पासपोर्ट से, जिस नाम से उन्होंने पासपोर्ट बनवाया रूस जाने के लिए, वो नाम क्या था, सुभाष चंद्र बोस जी का। तो ऑरलैंडो नाम से पासपोर्ट बनवाया था, ठीक है। अब कब की घटना बता रहा हूं मैं, 17 जनवरी 1941 को भारत छोड़ा। अब इस समय हो क्या रहा था, इस समय ये हो रहा था कि आपको पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था इस समय भाई साहब दुनिया में, ठीक है। कब से शुरू होता है ये, 1939 से शुरू होता है और 1945 में समाप्त होता है ये, परमाणु हमलों के बाद। और सुभाष चंद्र बोस जी कब इंडिया छोड़ते हैं, 1941 में, ये बीच की वर्षों में ही आ रहा है, ठीक है। तो इस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो रूस पहुंचे थे, रूस से मदद लेने के लिए, भारत को आजाद कराने के लिए। लेकिन हुआ क्या कि जर्मनी ने रूस के ऊपर आक्रमण कर दिया। उस समय जर्मनी था, उसने कौन से देश के ऊपर आक्रमण कर दिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये चल रहा था, रूस के ऊपर। और वहां अव्यवस्था फैल गई, तो उन्होंने रूस को छोड़ा और रूस से छोड़ करके कौन से देश में पहुंच गए अगले में, जर्मनी में। तो अगला जो डेस्टिनेशन है साहब सुभाष चंद्र बोस जी का, वो कौन से देश में पहुंचते हैं फिर, रसिया के बाद आप देखते जाइए, जर्मनी में यहां पहुंचते हैं, ये यात्रा रहती है उनकी, ठीक है। जर्मनी में पहुंच जाते हैं सुभाष चंद्र बोस जी, कौन से पासपोर्ट के नाम माध्यम से पहुंचे थे वहां पे, ऑरलैंडो, ये याद रखना, ये नाम याद रखना, कलकत्ता से यहां तक का नाम इस्तेमाल किया, काबुल से आगे इस्तेमाल कर रहे हैं ऑरलैंडो के नाम से पासपोर्ट। और वास्तविक नाम मैंने आपको बता रखा है सुभाष चंद्र बोस, या इनका नाम नेताजी के नाम से प्रसिद्ध है हमारे इतिहास में या हिस्ट्री में, ठीक है। अब जर्मनी के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर लोगों से मुलाकात करते हैं और उस समय के जर्मनी के तानाशाह से मुलाकात करते हैं, उसका नाम था एडोल्फ हिटलर, ठीक है। मुलाकात करते हैं और भारत को आजाद कराने के लिए उनसे क्या लेते हैं, समर्थन लेते हैं, मदद मांगते हैं कि जो भी हो, जैसे भी हो, आप भारत को आजाद कराने में हमारी मदद कीजिए और अंग्रेजों को हटाइए। क्योंकि जर्मनी सीधा सीधा किससे लड़ रहा था, वहां अंग्रेजों से लड़ रहा था, जापान और जर्मनी दोनों देश।
ठीक है, तो जर्मनी में कुछ मैं फैक्ट्स आपको बता देता हूं यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। तो पॉइंट बना के लिख लेना, सुभाष चंद्र बोस जी ने जर्मनी में एक सेंटर की स्थापना करी, इसका नाम रखा फ्री इंडिया सेंटर। फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, फ्री इंडिया सेंटर के नाम से, फ्री इंडिया आप समझ गए, फ्री का मतलब आजाद कराना, और कौन से देश को, इंडिया को। तो इस तरीके का एक सेंटर की स्थापना कर दी उन्होंने वहां पे, वहां की सरकार की मदद लेकर के, क्योंकि जर्मनी की सरकार मदद के लिए, समर्थन के लिए तैयार हो गई, जैसे एडोल्फ हिटलर से वहां के तानाशाह से मुलाकात करी। ठीक है, तो फ्री इंडिया सेंटर के माध्यम से ही जय हिंद का नारा दिया गया। ये जय हिंद का नारा खूब सुना होगा, खूब पढ़ा होगा आपने बचपन से। जय हिंद का नारा दिया गया, ये भी नोट कर लेना। ठीक है, और ये नारा कहाँ पे दिया गया, जर्मनी में दिया जा रहा पहली बार, और कौन से सेंटर के माध्यम से, फ्री इंडिया सेंटर। और फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किसने करी, सुभाष चंद्र बोस जी ने। और कहाँ पे होता है ये, जर्मनी में हो रहा है सब काम। ठीक है, ये बात भी याद रखना। सेकंड, अगला पॉइंट, जर्मनी की जनता ने, जर्मनी के लोगों ने या जनता ने, कुछ भी लिख लीजिए, लोगों ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी, ये भी अंडरलाइन कर लेना, नेताजी कहकर संबोधित किया। ठीक है जी, जो नेताजी शब्द आया वो भी कहां से आया, वो जर्मनी से आया भाई साहब, जर्मनी से नहीं आया, जर्मनी के लोगों ने नेताजी शब्द दिया। किनको दिया, सुभाष चंद्र बोस जी को। और इसी नाम से भारत के इतिहास में आज तक फेमस है, और अजर अमर रहेंगे जो क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने भारत के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, या भारत को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। तो एक तो इंपॉर्टेंट बात ये आ गई आपकी जय हिंद वाली, ऐसे अंडरलाइन आप लिख लेना अच्छे से। और दूसरी बात आ गई नेताजी वाला शब्द। ठीक है, और मुलाकात किससे करते हैं जर्मनी में, एडोल्फ हिटलर से। जर्मनी का तानाशाह कौन था उस समय, मैं आपको बता देता हूं, जो तानाशाह था वो भी लिख लेंगे, जर्मनी का एडोल्फ हिटलर, जो जर्मनी का तानाशाह था, जिससे मुलाकात करी सुभाष चंद्र बोस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। ठीक है, भारी था ये दुनिया पे, पूरे दुनिया पे भारी था, ये लिखा है इतिहास में भाई साहब। सब देश मिलकर लड़ रहे इससे, और ये अकेला अपनी ताकत पे, अपने दम पे, इतनी सेना मजबूत थी इसकी, और हथियार थे इसके पास, है ना, ताकतवर मुल्क था, इसने देश के देश साफ कर दिए थे सेकंड वर्ल्ड वॉर में, सबसे ज्यादा लोग मारे जर्मनी ने। तो लोहा था, लेकिन एडोल्फ हिटलर का लोहा था दुनिया में, लेकिन एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा, और बहुत ताकतवर शख्सियत कहा सुभाष चंद्र बोस जी को, है ना। तब वहां मुलाकात होती है जर्मनी में। तो ये जर्मनी में पूरा प्रकरण हो जाता है, बातचीत हो जाती है। फिर अपने सहयोगी आबिद हुसैन के साथ, एक आबिद हुसैन नामक सहयोगी थे सुभाष चंद्र बोस के, सुभाष चंद्र बोस यहां से इस प्रकरण को करने के बाद आगे अगले देश में मूव करते हैं। ठीक है, क्योंकि जर्मनी और जापान एक ही तरफ होकर के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे। तो अगले कंट्री में जो जाते हैं, अगली जो यात्रा है सुभाष चंद्र बोस की, वो कहां पे यात्रा होती है, सुनाई होगा आपने नाम, तो खूब परीक्षाओं में आता है ये शहर, जितना आता है कि आप पढ़ लो और इसे रट लो, इतना एग्जाम्स में पूछा जाता है ये जबरदस्त तरीके से। टोक्यो, कौन सा शहर, टोक्यो। और टोक्यो का की राजधानी है, जापान की। जापान की राजधानी टोक्यो में कौन पहुंचते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, जर्मनी से भी छोड़ करके आगे मदद लेने के लिए, अलग अलग देशों से मदद ले रहे थे। उसमें मदद करने वाला प्रमुख जो देश था वो जर्मनी था। जर्मनी ने पूरा सपोर्ट किया, समर्थन दिया, यहाँ पे फ्री इंडिया सेंटर बनाया, जय हिंद का नारा भी दिया गया, नेताजी कहकर संबोधित किया जर्मनी की जनता ने सुभाष चंद्र बोस जी को, या एडोल्फ हिटलर कह सकते हैं एक तरीके से। अब टोक्यो पहुंचते हैं, टोक्यो पहुंचते हैं अपने एक सहयोगी के साथ, और सहयोगी कौन था, आबिद हुसैन। आबिद हुसैन सहयोगी था, उसके विषय में आप पॉइंट लिख लेंगे। यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख देता हूं, पॉइंट बना के लिख लेना, आबिद हुसैन सहयोगी के साथ सुभाष चंद्र बोस, पॉइंट भी लिखते चलना, ये मैं आपको इजी बता रहा हूँ, ये बहुत इजी याद हो जाएगा, और ऐसे ही ड्रॉ बना के लिखना है। आमतौर पे ऐसे ज्योग्राफी में पढ़ाना होता है हमें, लेकिन ये हिस्ट्री पढ़ा दिया मैंने इस तरीके से, है ना, कहाँ का मूवमेंट रहा उनका। सहयोगी के साथ सुभाष चंद्र बोस
कील नामक स्थान से, और जर्मनी में बहने वाली कील एक विश्व की सबसे व्यस्त नहर और है, ये और बता दूं मैं, कील नामक जगह भी है और कील नहर भी है जो दुनिया की सबसे व्यस्त नहर है, ठीक है, जर्मनी में स्थित है। स्थान से बोट के द्वारा, समुद्र के माध्यम से यहां से जा रहे थे, बोट के द्वारा कहां पे पहुंचते हैं, टोक्यो में, जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचते हैं। कुछ रास्ता बोट के माध्यम से आते हैं, फिर बोट को छोड़ देते हैं, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, समस्या अतिसंवेदनशील थी, इधर से उधर से हमले हो रहे थे आपस में देशों में, फिर वहां से फ्लाई करके जहाज से भी जाते हैं, ठीक है, कुछ आधी रास्ता जहाज से, तो टोक्यो पहुंच जाते हैं, जापान की राजधानी। और जापान की राजधानी टोक्यो में एक हमारे भारत के व्यक्ति पहले से ही रह रहे थे, भारत को आजाद कराने के लिए रात और दिन प्रयासरत थे और काम कर रहे थे, वहां ऑलरेडी सुभाष चंद्र बोस के पहले से ही पहुंच गए थे, जिनका नाम था रासबिहारी बोस। हिस्ट्री में आपने कभी पढ़ा हो और हमने आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया है, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन जो भी नए बच्चे हैं वो पहली बार इसे जानेंगे, पढ़ेंगे इसके विषय में। तो रासबिहारी बोस रात और दिन काम कर रहे थे, वहाँ भारतीय लोगों को जोड़ रहे थे, ठीक है, जो भी हमारे देश के वहाँ जापान में रह रहे थे, आसपास के इलाकों में रह रहे थे, आसपास के देशों में रह रहे थे, जापान के पड़ोसी में, उनको जोड़ करके प्रयासरत थे कि भारत को कैसे आजाद किया जाए, भारत को मुक्त करने के लिए एक क्या बनाई जाए, एक सेना बनाई जाए, इसके लिए काम कर रहे थे बहुत दिनों से। तो इतने में सुभाष चंद्र बोस वहां पे पहुंच जाते हैं अपने अगले पड़ाव पर। उससे पहले सुभाष चंद्र बोस, सॉरी, रासबिहारी बोस क्या करते हैं, वर्ष 1942 में, 1942 में, 1942 में टोक्यो में, जापान की राजधानी में एक सम्मेलन बुलाते हैं, और उसमें बहुत सारे भारतीय लोग रहते हैं, और सम्मेलन बुला करके योजना बनाते हैं, ये स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ये प्लानिंग बनाते हैं कि भारत को आजाद कराने के लिए एक सेना का गठन करना है, अब सब लोगों को मिलकर के क्या का गठन करना है, सेना का, ठीक है। तो उसी सम्मेलन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करते हैं रासबिहारी बोस, और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कहां पे हो रही है, टोक्यो में। तो अगला पॉइंट यहां पे लिख लेंगे आप नोट करके, वर्ष 1942 में टोक्यो में रासबिहारी बोस, जो पहले से रह रहे थे भैया और भारत गए थे, और जो भारत छोड़ के गए थे अंग्रेजों के डर से, मैं बताऊंगा कब गए, रासबिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करी, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कर दी थी। किसने स्थापना कर दी, रासबिहारी बोस ने स्थापना कर दी थी। कब कर दी, 1942 में कर दी, ठीक है जी। अब समझ रहे हैं, इंडियन मतलब भारत, इंडिपेंडेंस का मतलब आजादी, भारत की आजादी की संस्था बना दी, एक लीग बना दी। किसके द्वारा बनाई गई है, रासबिहारी बोस के द्वारा बनाई गई, और कहां पे बनाई गई, टोक्यो में बनाई गई, जहां सुभाष चंद्र बोस भी पहुंच चुके थे भारत को आजाद कराने के लिए, ठीक है जी। लेकिन अब इसे हटा देता हूं मैं, ऊपर से आपको बताता हूं। अब पॉइंट आता है, जो मुख्य बात है यहां पे, आजाद हिंद फौज जो हेडिंग में पड़ी हुई है, मैं इसी के विषय में चर्चा करते हैं, यहीं आ जाते हैं। मेन इशू आजाद हिंद फौज का, जहां पर आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने करी, तो आजाद हिंद फौज को स्थापित करने का जो विचार था, सबसे पहले इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तो यहां पे बन गई, ये आप ध्यान रखना, और इसको बनाने वाले रासबिहारी बोस थे, 1942 में बनाई, और जापान की राजधानी टोक्यो में बनाई, अगर प्रश्न आए तो, ठीक है। आजाद हिंद फौज को बनाने का सर्वप्रथम विचार, दिमागी विचार, यह था कैप्टन मोहन सिंह का, कैप्टन मोहन सिंह, ये अंडरलाइन कर लेना। ऐसी एक फौज बननी चाहिए, ऐसा मानना था किसका, कैप्टन मोहन सिंह जी का, जे जापान में रह रहे थे उन दिनों, इनके दिमाग का विचार था ये, ठीक है। किसके दिमाग का विचार था, कैप्टन मोहन सिंह जी के दिमाग का विचार था कि भाई एक फौज बनाओ, और फौज होनी चाहिए आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद, हिंद के मतलब भारत को आजाद कराने वाली फौज, ठीक है। ये विचार था, विचार इनके दिमाग में आया, लेकिन स्थापना किसने करी, स्थापना में यदि पढ़ते हैं अलग अलग किताबों में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू दे रखें, स्थापना रासबिहारी बोस ने करी, ऐसा मानना होता है, ठीक है। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना लिख लेंगे, अगला पॉइंट, आजाद हिंद फौज की स्थापना रासबिहारी बोस ने की थी, अंडरलाइन कर लेना, किसने की थी, रासबिहारी बोस ने। कौन सी फौज, आजाद हिंद फौज की स्थापना, और कब करी है, 1942 में, 1942 में इस फौज की स्थापना की जाती है,
ठीक है, नोट करते चलिए अच्छे से। आगे बात करते हैं। जब विचार आ गया और इसके बाद ये फौज बना दी गई, अब क्या होता है 7 जुलाई 1943 को। अगला पॉइंट आप नोट करेंगे, इधर से मैं हटा देता हूं जो नोट कर लिया होगा आपने। 7 जुलाई 1943 को इस फौज की कमान किसे दे दी जाती है? सुभाष चंद्र बोस जी को दे दी जाती है। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखेंगे 7 जुलाई 1943, अंडरलाइन कर लेना। 43 को आईएनए की कमान, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज को। ठीक है, आईएनए का सेनापति सुभाष चंद्र बोस जी को बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया। ठीक है, 7 जुलाई 1943 को आईएनए का सेनापति किसको बनाया गया? सुभाष चंद्र बोस जी को बना दिया गया फाइनली। अब ये सेनापति हो गए। अब इस सेना को, इस फोर्स को कौन लीड करेगा? सुभाष चंद्र बोस। और पूरी सेना बन के तैयार हो गई। जो भी भारत के लोग रह रहे थे, जो भी जापानी सेना के थे, जो रिटायर हो चुके थे, है ना, या जो ब्रिटिश वहां के सेना के थे, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। जो भारतीय नागरिक थे वहां पर रह रहे थे जापान में, उन सब लोगों ने मिलकर के इस सेना का गठन कर लिया भारत को आजाद कराने के लिए। ठीक है, तो अब नेतृत्वकर्ता कौन हो गए इसके? सुभाष चंद्र बोस मेन कमांडर हो गए। कौन सी सेना के कमांडर हो गए? आईएनए के, है ना, इंडियन नेशनल आर्मी। कब दे दिया इनको कमान? 1943 में। अब आगे लिखिए, एक सरकार का भी गठन किया इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस जी ने। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार का गठन किया। ठीक है जी, स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार का गठन किया। ये अंडरलाइन कर लेना अच्छे से, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ 21 अक्टूबर 1943 को कौन से देश में? सिंगापुर में। स्वतंत्र भारत की, अंडरलाइन करते चलना, अस्थाई सरकार। ये प्रश्न लिख करके आता है आपके लिए। कौन सी सरकार का? अस्थाई सरकार का। कौन से देश में? सिंगापुर में। किसने गठन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस गठन करते हैं। ठीक है, एक सरकार बनाते हैं, जैसे सरकारें चलती हैं, जैसे आज सरकार चल रही, तो उन्होंने उस समय एक सरकार बना दी कि भाई सरकार चलेगी हमारी, देश को आजाद भी कराएंगे, हमारी सरकार भी चलेगी, करेंसी भी हमारी चलेगी, पैसे भी, करेंसी भी उन्होंने जारी करी है ना, झंडा भी था उनकी सरकार का, सुभाष चंद्र बोस की। सब सारी चीजें थी जो एक गवर्नमेंट की होती है किसी भी देश में, और मंत्री भी उन्होंने अलग अलग बनाए सरकार के। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। 21 अक्टूबर को 1943 था, सिंगापुर देश का नाम है, स्वतंत्र भारत की एक अस्थाई सरकार का गठन करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने, अब इसके बाद आगे मैं इधर से हटा देता हूं, महात्मा गांधी जी को क्या करते हैं? एड्रेस करते हैं वो। अब समय आता है भारत पर आक्रमण का। भारत पर आक्रमण मतलब अंग्रेजों पर आक्रमण का समय आता है इस सेना के माध्यम से। ठीक है, और यहां से मैं अगर आपको बता दूं एक और इसमें पॉइंट, यहां तक अगर आप आएंगे तो यहां एक देश कौन सा लिख लेंगे? सिंगापुर। सिंगापुर पहुंचते हैं और सिंगापुर में कौन सी सरकार बना रहे हैं? अस्थाई सरकार का गठन करते हैं। कब गठन करते हैं? 21 अक्टूबर 1943 को। कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस। ये लिखते चलना आराम से। ठीक है जी, सुभाष चंद्र बोस जी ने गठन कर दिया सरकार का। और जापान में रासबिहारी बोस ने, जापान में कौन थे? रासबिहारी बोस, जिन्होंने कौन सी सरकार का गठन किया? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का ये ट्रैक रहा। अब इसके बाद क्या होता है देखो, 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। ठीक है,
ये पॉइंट याद रखना है। क्या संबोधित किया था, किसको किया? सुभाष चंद्र बोस जी ने। और गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या बोला था? देशभक्तों का देशभक्त, है ना। एक पॉइंट लिख लेना यहाँ दोनों के बारे में। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या बोला? देशभक्तों का देशभक्त, देशभक्तों का देशभक्त कहा था। यह भी प्रश्न पूछा गया, अच्छे से लिख लीजिएगा, अंडरलाइन कर लेना। किसने बोली ये लाइन? गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के बारे में। और राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा इनको। ठीक है साहब, ये पॉइंट नोट करते चलो। अब दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ये नारे और लिख लो साथ साथ। दिल्ली चलो का नारा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया। सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया। जब अपनी सेना को संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने ये नारा दिया था, दिल्ली चलना है, अब अंग्रेजों को हटाना है और शासन किसको करना है? हमें शासन करना है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? बहुत अच्छे से समझते चलिए, आराम से नोट करते चलेंगे। कोई शक समस्या हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे, किसी भी मुद्दे के, किसी भी पॉइंट के बारे में, इस टॉपिक को लेकर के। ठीक है, आगे बात करते हैं। वह आक्रमण होता है, वह आक्रमण की वर्ष आप लिख लेंगे यहाँ पे 18 मार्च। 18 मार्च को नहीं, पहले, इससे पहले एक मुद्दा लिख लेंगे यहाँ पे 6 नवंबर 1944। 6 नवंबर 1944 की डेट है। 6 नवंबर 1944 को जापानी सेना ने, क्योंकि जापानी की सेना मदद कर रही थी हमारी, सपोर्ट कर रहा था पूरा का पूरा, और जापानी सेना अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी। ये भी पॉइंट याद रखना है। जापानी सेना ने अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आईएनए को सौंप दिए। कौन सी सेना को दे दिए? इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज को दे दिए थे। आईएनए को सौंप दिए कि ले साहब आप इस्तेमाल करो इनको भारत में विजय प्राप्त करने के लिए, सौंप दिए थे। अब आईएनए ने क्या किया? अगला पॉइंट लिखेंगे, आईएनए ने अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार के नाम शहीद और स्वराज, शहीद और स्वराज रख दिए। ठीक है जी, शहीद और स्वराज्य रख दिए। किसने नाम रख दिए? जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, आजाद हिंद फौज थी, अंडमान का नाम और निकोबार का नाम क्या कर रख दिए इन्होंने? एक का नाम शहीद और दूसरे का नाम स्वराज। ये इन्होंने अपने नाम, अपने हिसाब से नाम रख दिए थे। ठीक है, और ये किसने सौंपे थे? जापान की सेना ने अंग्रेजों से लिए थे लड़के, और जापान की सेना ने किसको दे दिए? आजाद हिंद फौज को, क्योंकि जापान तो पूरा समर्थन कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था भैया, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान अंग्रेजों से लड़ रहा था और जापान ने पूरी मदद करी भारत की, आजाद हिंद फौज की, या सुभाष चंद्र बोस की, या रास बिहारी बोस, जो भी नेता थे वहां पे उस समय जो लड़ाइयां लड़ रहे थे। ठीक है, ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रख लेने। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चल रहा हूं। अब आगे बात करते हैं। इसके अलावा पॉइंट लिख लेंगे आप। अब अटैक करती है सेना, सबसे पहले कहां पे अटैक कर रही है? 1943। इसे मैं हटा देता हूं इधर से, नोट करते चलना। बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा है ना, और कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारी चीज कवर करनी पड़ेगी आपके लिए एक ही टॉपिक में। तो देखो, आईएनए मतलब आजाद हिंद फौज प्लस जापानी सेना ने मिलकर, जब प्रश्न पूछा गया कई बार, यहां से याद रखना, अच्छे से लिख लेना। इन दोनों ने मिलकर बर्मा की सीमा को पार करते हुए, सीमा को पार करते हुए, बर्मा को पार किया, बर्मा की सीमा को पार करते हुए नागालैंड की राजधानी कोहिमा, नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा पर आक्रमण किया, आक्रमण किया और एक वर्ष तक सीमाओं को घेर करके रखा,
सीमाओं को घेर कर रखा। ये बात याद रखना, ठीक है। 1 साल तक, ठीक है जी, अंडरलाइन कर लेना इस बात को। अब दोनों आक्रमण कर रही है भारत पे, जापानी सेना भी आक्रमण कर रही है और आजाद हिंद फौज। ये आजाद हिंद फौज है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बार बार ध्यान रख लेना, ठीक है अच्छे से। कौन सी सीमा को पार किया उन्होंने? बर्मा। और बर्मा कहाँ है? भारत के पूर्व में स्थित है ना। इन राज्यों से लगा हुआ है, हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों से जो 7 सिस्टर्स वाले राज्य हैं, 7 बहनों वाले राज्य हैं, नागालैंड है, त्रिपुरा है ना, मणिपुर है, इन राज्यों से नीचे सीमा लगती है। तो नागालैंड की राजधानी है इस समय कोहिमा। तो नागालैंड कह लीजिए या कोहिमा कह लीजिए, इन पे सबसे पहले आक्रमण कर देते हैं और 1 साल तक सीमाओं को घेर करके रखती हैं दोनों सेनाएं, ठीक है, सरेंडर कराने के लिए। लेकिन फिर भी ब्रिटिश सरकार सरेंडर नहीं करती, हालांकि दोनों तरफ से लोग बहुत मारे जाते हैं, बहुत बड़ी संख्या में। लेकिन होता क्या है, 44 में उन्होंने आक्रमण किया, 44 से 45 आ जाती है, तो 45 होते होते आजाद हिंद फौज और जापानी सेना की जो स्थिति थी वो कमजोर हो जाती है और ब्रिटिश सरकार पूरे रंगून को घेर लेती है, बर्मा को घेर लेती है, क्योंकि ये सेना कहाँ होकर के गई थी? बर्मा होकर के। और अंग्रेजन की सेना आए कि 1945 में जाइए घेर लेते बर्मा, तो समस्या खड़ी है दोनों सेनाओं के लिए। तो 45 में इस वजह से आजाद हिंद फौज को और जापानी सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ गया। किसके खिलाफ? ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश सेना के खिलाफ। तो पॉइंट लिखेंगे 1945 में ब्रिटिश सेना ने वर्ष 1945 में ब्रिटिश सेना ने बर्मा, ये बर्मा का नाम रंगून लिख लीजिए, रंगून को घेर लिया। इसलिए INA, आजाद हिंद फौज और जापानी सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ गया। जापानी सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ गया, ठीक है, आत्मसमर्पण करना पड़ गया। जब 1945 में ब्रिटिश सरकार ने रंगून की सीमाओं को घेर लिया तो कोई रास्ता नहीं बचा दोनों सेनाओं के पास, तो जापानी सेना और INA को दोनों को सरेंडर करना पड़ गया अंग्रेजों के सामने, अंग्रेजी सेना के सामने। और जब सरेंडर कर दिया तो बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया, बहुत सारे लोग मारे गए वहां पे। और यहाँ से जान बचा करके सुभाष चंद्र बोस निकल जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस जहाँ से जान बचा करके ताइवान पहुंचते हैं, ताइवान से फ्लाइट लेकर के वो किसी अन्य दूसरे देश में पहुंचने होते हैं। तो कहा जाता है कि फ्लाइट दुर्घटना में, वायुयान दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और एक बहुत प्रसिद्ध नारा सुभाष चंद्र बोस जी का, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा उन्होंने अपनी आज़ाद हिंद फौज को संबोधित करते हुए मलेशिया में दिया था। मलेशिया में संबोधन कर रहे थे आज़ाद हिंद फौज को, क्योंकि आसपास के देश हैं, जो मलेशिया हो गया, बैंकॉक हो गया, है ना, जापान हो गया, जो आसपास के पड़ोसी मुल्क हैं, आज भी पड़ोसी मुल्क हैं, दक्षिण एशिया के मुल्क हैं, जो दक्षिण पूर्व एशिया के, है ना, पूरब में स्थित हैं जी, वेस्ट में स्थित हैं। तो यहाँ जब सेना को संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो, तुम मुझे मतलब ताकत दो, इसका मतलब हो गया शक्ति दो, और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, भारत के लोगों को आज़ादी दूंगा। तो ये नारा बहुत फेमस है, बहुत प्रचलित है, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया। और कब दिया गया था? ये सेना को संबोधन करते समय 1943 में ही दे रहे थे वो। कौन सी जगह? मलेशिया में दिया गया था। ये भी नोट कर लेना, मैंने आपको बता दिया, लिख नहीं पाया हूं मैं इधर, लेकिन मैंने आपको बता दिया, आप नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम था। अब इसके अलावा इसमें मैं आपको बता दूं, कदम कदम बढ़ाए जाए, खुशी के गीत गाए जाए, ये वाला गीत आपने सुना होगा बचपन से और सुनते आ रहे होंगे। ये किसने गाया था? ये आजाद हिंद फौज का गीत था, है ना। तो पॉइंट लिख लेंगे, कदम कदम बढ़ाए जाओ, है ना, कदम कदम बढ़ाए जाओ, खुशी के गीत गाए जाओ, है ना, खुशी के गीत गाए जाओ। ये वाला जो गीत है वो किसका था? INA के द्वारा गाया जाता था जब आक्रमण किया गया ब्रिटिश सरकार के ऊपर। आजाद हिंद फौज के सैनिक जो थे, सिपाही जो थे, वो इस गीत को गाते थे, कदम कदम बढ़ाए जाओ, खुशी के गीत गाए जाओ, ये जिंदगी कौन की, गीत पे लौटाए जाओ, है ना। इस तरीके से जो बोल थे इसके, तो आजाद हिंद फौज के द्वारा इस गीत को गाया गया। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रकरण हुआ था। एक बात और मैं लिख देता हूं, इसको लिख ही लो आप, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है। ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। और कहां पे कहा था ये? सुभाष चंद्र बोस जी ने मलेशिया में बोली थी ये लाइन,
अपनी सेना को संबोधित करते हुए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये था टॉपिक सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, आज़ाद हिंद फौज के बारे में। यदि ज़रूरत लगी, वैसे तो कोशिश करी गई इसी में आपको फैक्ट्स बताने की, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, लेकिन कोशिश करेंगे एक दूसरा पार्ट में भी कुछ चीज़ें जो छूट गई हैं उसमें कवर कर देंगे आपके लिए, सारे पॉइंट्सों को कवर कर देंगे जितने भी एग्जाम से पूछे गए। लेकिन 99% इसी टॉपिक से आपका कवर हो जाएगा। जो भी घटनाएं हुई हैं सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में, जीवन से संबंधित, भारत को आज़ाद कराने के लिए। मृत्यु लिखना चाहें तो लिख लेना, 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हो गई थी। ताइवान नामक देश, चाइना का एक पड़ोसी देश है, वहाँ की हवाई सीमा में वो एक देश को जा रहे थे, जब यहाँ पे आत्मसमर्पण कर दिया था रंगून में, है ना। कौन सी सेना ने? आज़ाद हिंद फौज ने और जापानी सेना ने। तब वो जान बचा करके यहाँ से गए थे। तो एक व्यक्ति, एक क्रांतिकारी, एक राष्ट्रपुरुष, एक देशभक्त, जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए इतने अनेक देशों में यात्राएं करी, अनेक देशों में सेना को खड़ा किया, अनेक देशों में सेना को खड़ा करके उन्होंने बहुत सारे देशों की मदद ली, जन समर्थन मांगा, जिसमें जर्मनी शामिल है, जापान शामिल है, बैंकॉक शामिल है, मलेशिया शामिल है। इन देशों ने समर्थन दिया भारत को आज़ाद कराने के लिए उस समय 1942 और 34 में, उस समय की जो घटना है। अब इनके कुछ सिपाहियों को पकड़ करके दिल्ली लाया गया अंग्रेजों के द्वारा, और दिल्ली के लाल किले में केस चलाया गया आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के ऊपर। उससे दूसरे वीडियो में, दूसरे टॉपिक में कवर कर देंगे आपके लिए। छोटा सा टॉपिक बचा है, लेकिन वो भी प्रश्न आता रहता है कई बार, है ना। उनकी फांसी की सजा को बचाने के लिए जाने माने वकील भोलाभाई देसाई के नेतृत्व में एक टीम काम करती थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी भी थे। ये दोनों प्रमुख वकील थे। जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने जीवन में पहली बार आज़ाद हिंद फौज के सिपाही के वकीलों को, क्रांतिकारियों को बचाने के लिए दिल्ली के लाल किले में जाते थे। अंग्रेज वहीं पर अदालत लगाते थे जहां से जिन लोगों को गिरफ्तार किया। तो पहली बार उन्होंने कोट पहना, जो वकील की ड्रेस होती है, पोशाक होती है, और वहां जाकर के वकालत करते थे और उनको फांसी की सजा से भी बचाया था। भोलाभाई देसाई के नेतृत्व में ये टीम काम करती थी। इसे सेकंड पार्ट में आपको बता देंगे किसी टॉपिक के साथ मर्ज करके, है ना। तो आज का टॉपिक ये था हमारा सुभाष चंद्र बोस जी को लेकर के। आपको कैसा लगा आप अवश्य बताएंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलेंगे, नमस्कार।